हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस शुगाबाद पर। आप सभी जानते हैं, इससे पहले क्लास इंडियन हिस्ट्री क्लास में हम आप सभी को पढ़ा चुके थे, बता चुके थे कि कैसे करके अंग्रेज अपना दबाव बनाते जा रहे हैं। तो भारत में विद्रोह फैल चुके हैं। विद्रोह फैलने के बाद तो किस तरीके के विद्रोह भारत में हो रहे हैं, तो उसमें राजनीतिक विद्रोह भी हो रहे हैं, जनजातीय विद्रोह हो रहे हैं, नागरिक विद्रोह हो रहे हैं और किसान विद्रोह भी होने लगे हैं। तो हमने आपको कल की क्लास में काफ़ी विद्रोह के बारे में बताया था, जिसमें लोगों ने अपने अपने नेतृत्व किया और वो उन विद्रोह को दबाने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी भारत के लोगों ने नेतृत्व किए, जितने भी विद्रोह किए, उसमें एक विद्रोह सफल रहा जिसे नील विद्रोह कहते हैं। आपको हमने कल की क्लास में बताया है। तो हमें आशा है आपको कल की क्लास पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं वहीं से। तो हम उससे आगे की क्लास को पढ़ने से पहले बता दें, हम आपके लिए अब डेली 2 क्लासें लेकर के आ रहे हैं। तो हमने एक क्लास, इससे पहले क्लास आपको देखना ना भूलें, वो क्लास आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, जो आज क्लास आपके लिए मध्य प्रदेश जीएस की अपलोड कर दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जब आंदोलन खत्म हो रहे हैं, यानी दबा लिए गए जितने भी विद्रोह हुए, इसके बाद क्या होता है, भारत में वायसराय का शासन स्टार्ट होता है। तो भारत में वायसराय सबसे प्रथम कौन बनता है, कैनिंग शासन में आता है, वायसराय कैनिंग बनाया जाता है। 1856 से 1862 तक कौन रहता है शासन में, वायसराय के रूप में कैनिंग रहता है। इसके बाद 1856 से 1858 तक ये फिर दोबारा शासन में रहता है, यानी इसके 2 शासन होते हैं। और ये 1856 से 62 तक कैनिंग क्या रहता है, वायसराय रहता है। और ये 1856 से 1858 तक क्या रहता है, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी रहता है। 1858 से 1862 तक ये भारत का प्रथम वायसराय बनता है, कौन, कैनिंग। 1857 की क्रांति हुई, शांति घोषणा 5 जुलाई 1858 को जो शांति हुई, 1857 की क्रांति की घोषणा हुई, जो शांति की 5 जुलाई 1858 को, जब ये वायसराय बना, इसी के टाइम पे ये इस क्रांति की शांति की घोषणा हुई। 1 नवंबर 1858 को प्रयागराज में शाही घोषणा हुई रानी एलिजाबेथ के सामने। 1 नवंबर 1858 में प्रयागराज में क्या हुआ, शाही घोषणा की गई। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इसी के समय पे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, किसकी प्रयासों से ये लागू हुआ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को समाप्त कर दिया इसने। समावेश अधिनियम पारित हुआ इसी के समय, कहाँ, कोलकाता, बम्बे और मद्रास में। इसमें क्या हुआ, यूनिवर्सिटी स्थापित करी जाएंगी। समावेश अधिनियम के द्वारा इसने क्या कहा, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में क्या होगा, यूनिवर्सिटी को स्थापित किया जाएगा। पहला हाई कोर्ट अधिनियम पारित हुआ इसी के समय। तो पहला हाई कोर्ट कौन उत्सव बना था, पहला हाई कोर्ट हमारा कोलकाता हाई कोर्ट बना, जो 1852 में स्थापित हुआ। दूसरा हाई कोर्ट हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट बना, जो 14 अगस्त 1862 में दूसरा हाई कोर्ट बना। और तीसरा हाई कोर्ट बनाया गया इस अधिनियम द्वारा, हाई कोर्ट अधिनियम द्वारा, मद्रास हाई कोर्ट। ये 15 अगस्त 1862 को इसका स्थापना हुआ। यानी कि पहला हाई कोर्ट जो अधिनियम आया, उसके द्वारा किन 3 हाई कोर्टों का निर्माण हुआ, कोलकाता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट का निर्माण हुआ। पहला आयकर अधिनियम पारित हुआ इसी के समय 1860 में। आयकर अधिनियम के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता 1830 पारित हुई इसी के समय। इसके बाद बीएनएस भारतीय न्याय संहिता है, जो प्रेजेंट टाइम पे जिसे बीएनएस यानी भारतीय संविधान में संशोधन करके जिसे बीएनएस का नाम दे दिया गया है, यानी भारतीय न्याय संहिता, वो उस समय जब भारतीय दंड संहिता हुआ करती थी, जब अंग्रेजों का शासन था, तो उसे आईपीसी कहते थे, इंडियन पेनल कोड, यानी दंड का प्रावधान था इसमें। 1 जनवरी 1862 को ये पारित हुई थी इसी दंड संहिता के रूप में। अब जो उस समय सीआरपीसी हुआ करती थी, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता कहते थे, वो 1 अप्रैल 1974 में उस समय दंड संहिता के रूप में इसे पारित किया गया था। अब प्रेजेंट टाइम पे इसका नाम बदलकर बीएनएसएस कर दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है, पर पहले इसका नाम सीआरपीसी था। इसके बाद तीसरा देखेंगे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आया। उस समय ये मतलब 1872 साक्ष्य अधिनियम था, पर अब इसका को बदल के क्या कर दिया गया, बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो ये सभी कानून कब पारित हुए, ये तीनों चेंज हुए, जो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, जो आईपीसी, सीआरपीसी, इन तीनों की जगह पे जो नए नाम रखे गए, ये कब पारित हुए, 25 दिसंबर 2023 से को पारित हुए। और लागू कब से हो गए, 1 जुलाई 2024 से इन्हें क्या किया, भारत में लागू कर दिया गया।
इसके बाद शासन में कौन आता है, मेयो आता है 1869 से 1872 तक। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की इसने 1872 में। पहली अनियमित जनगणना किसने की, इसी मेयो के समय पहले अनियमित जनगणना की गई 1872 में। इसके बाद शासन में आता है लिटिल 1876 से 1880 तक ये रहता है। नमक के उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया इसने, क्या किया, नमक के उत्पादन पर इसने क्या किया, सरकारी नियंत्रण को स्थापित कर दिया। देशी रियासतों के अधिकार वैध कर दिए और एक समान कर लगा दिया सब पे। 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार आयोजित हुआ इसी के समय पे। 1876 में शाही उपाधि अधिनियम आया, विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई। यानी 1876 के समय जब लिटन आया शासन में तो उसके समय क्या हुआ, शाही उपाधि अधिनियम एक लागू कर दिया गया भारत में, जिससे कहा गया उस अधिनियम के अंतर्गत कि विक्टोरिया, जो रानी विक्टोरिया होंगी वो भारत की साम्राज्ञी होंगी, यानी वही सब कुछ होंगी। उन्हें क्या गया, केसर ए हिंद कहा गया। इसके बाद 1876 से 78 तक क्या हुआ, अकाल आया, 50 लाख लोग अकाल के कारण क्या हुई, भारत में 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई। इसी मृत्यु की वजह से क्या हुआ, स्ट्रेची आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878, इसी समय पे क्या हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित हुआ। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में बंगाली भाषा में इसी समय पे प्रकाशित हुई। किसके समय पे, लिटिन के समय पे, लिटिन के समय पे ये सभी काम हो रहे हैं। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई। ये शिव कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा प्रकाशित की गई। अंग्रेजी भाषा में छपने लगी थी ये पत्रिका। समाचार चंद्रिका ये बंगाली भाषा में छपी थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या लिखा, आकाश से वज्रपात का, आकाश से वज्रपात का, जो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो इसके विरोध में इन्होंने उसे क्या बोला, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ये बोला कि आकाश से ये वज्रपात आया ये। इसके बाद इसी समय पे लिटन के समय पे क्या होता है, द्वितीय अफगान आंग्ल युद्ध होता है 1878 से 80 तक। इसमें गढ़मक संधि होती है लिटन वर्सेस याकूब खान के साथ, क्या होती है, गढ़मक संधि होती है। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 इसी समय पारित होता है। सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी। इसने क्या करा, जो यूपीएससी की परीक्षा होती है भारत में प्रेजेंट टाइम पे, उस वही सिविल सेवा परीक्षा में पहले उम्र सीमा कितनी थी, 21 वर्ष थी। जब ये शासन में आया तो इसने घटा के क्या कर दिया, 19 वर्ष कर दी। वैधानिक सिविल सेवा आयोग की स्थापना इसने की 1878 में। 1879 में सूती वस्त्रों पर आयात कर को खत्म कर दिया इसने, कि आप जब किसी सूती वस्त्र को खरीदेंगे तो उन पे आयात जो कर लगता था, इसने क्या किया 1879 में उनको आयात करों को खत्म कर दिया। इसके बाद शासन में कौन आता है, रिपन आता है। 1880 से 1884 तक रिपन शासन में रहता है। प्रथम कारखाना अधिनियम इसी के समय पे आता है, क्या, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881। इसके अंतर्गत क्या काम करने के क्या क्या नीतियां अपनाई जाएंगी, इस कारखाना अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या लिमिटें होंगी, क्या क्या शर्तें होंगी, उसमें बताया जाता है। 7 से कम उम्र का बच्चा फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, में यानी कि कार्यरत नहीं होगा। 7 वर्ष से कम का बच्चा होगा वो फैक्ट्री में कार्यरत नहीं होगा। 12 वर्ष से कम है तो सिर्फ वह 9 आवर, यानी कि अगर कोई बच्चा इस कारखाना अधिनियम के अंतर्गत तो बताया गया कि अगर 7 वर्ष से कम है तो वह काम नहीं करेगा कारखाना में। नंबर 2, 12 वर्ष से अगर उसकी कम उम्र है तो वह सिर्फ 12 वर्ष से कम है अगर, तो सिर्फ वह 9 घंटे काम करेगा, इससे ज़्यादा काम नहीं करेगा। वो 7 PM से 6 AM के बीच ही कार्य नहीं करेगा, बाकी सब टाइम वो काम कर सकेगा। प्रथम नियमित जनगणना हुई इसके समय 1881 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1882 को। इसने क्या किया, जब रिपन आया तो इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 क्या किया, खत्म कर दिया। भारत सशस्त्र अधिनियम 1882 को इसने क्या किया, खत्म कर दिया। भारतीय स्वशासन की शुरुआत हुई इसी समय पे। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इसे। हंटर कमीशन इसी समय पाया, रिपन के समय 1882 की नियुक्ति तो वुड स्पीच की समीक्षा के लिए आया था हंटर कमीशन। एल्बर्ट बिल 1883 में पारित हुआ, तो भारतीय जज अब अंग्रेज हैं वो मुकदमा को सुन सकेंगे। यानी कि जो एल्बर्ट बिल आया था उसके अंतर्गत बताया गया था कि भारतीय जज हैं वो क्या है, अंग्रेजी लोगों का मुकदमे को क्या सुन सकेंगे, यानी उन्हें भी अब यानी कि अधिकार है कि वो न्याय कर सकेंगे अंग्रेजों का भी। पहले क्या होता था कि उन्होंने कुछ कंडीशन लगा रखी थी एल्बर्ट बिल आने से पहले कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उनके मुकदमे को केवल अंग्रेज लोग ही सुन सकेंगे।
पर अब इस बिल के अंतर्गत क्या हुआ, बदलाव आया रिपन के शासन में कि इस अंग्रेजों ने अगर कोई गलत काम किया है तो उनके मुकदमे को भारतीय जज भी सुन सकेंगे और निर्णय ले सकेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भारतीय समाज का मुक्तिदाता का किसने कहा, रिपन ने। इसके बाद शासन में कौन आता है, डफरिन आता है। 1884 से 1888 तक कौन रहता है शासन में, डफरिन रहता है। इसके बाद डफरिन के समय क्या हुआ, कांग्रेस का गठन होता है। 28 दिसंबर 1885 को डफरिन के शासन में क्या होता है, कांग्रेस का गठन होता है। इसके बाद शासन में कौन आता है, लैंसडाउन। लैंसडाउन रहता है शासन में 1888 से 1894 तक शासन में कौन रहता है, लैंसडाउन। दूसरा कारखाना अधिनियम लैंसडाउन के समय आता है 1891 में। इसमें इसने क्या बताया कि 9 साल से कम अगर बच्चे की उम्र है तो वो काम नहीं करेगा। दूसरा उसने बताया 9 से 14 वर्ष के अगर बच्चे हैं तो 6 आवर से ज़्यादा काम नहीं करेंगे वो। तीसरा उसने बताया कि 8 बजे से शाम से सुबह 5 AM तक कोई काम उन पर नहीं कराया जा सकता। महिलाओं के लिए भी साप्ताहिक अवकाश होगा, उन्हें सप्ताह में छुट्टियां मिलेंगी। इसके कारण यानी कि अब अंग्रेजों के प्रति थोड़ी देश में क्या है, इज्जत बढ़ने लगी है, क्योंकि ये लोग थोड़ी थोड़ी छूट देने लगे हैं। इसके बाद आता है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन होते हैं। जब लैंसडाउन आया इसके बाद क्या होते हैं, भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हो जाते हैं। कुछ कुप्रथाएं चल रही थी, उनको बदलने के लिए यहाँ के समाज सुधारकों ने कदम उठाने शुरू कर दिए। तो आइए सबसे पहले राजा राम मोहन राय को पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय, इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 में। कहाँ हुआ, बंगाल में। इनकी मृत्यु कब हुई, 1833 में। ब्रिस्टे इंग्लैंड में इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। उपनाम इनका क्या है, आधुनिक भारत के निर्माता, युगदूत, भारतीय राष्ट्रवादी, भारतीय पुनर्जागरण के जनक, पत्रकारिता के जनक, इन्हें इन नामों से भी पुकारा जाता है राजा राम मोहन राय को। कारण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की क्या क्या थे, यानी धार्मिक आंदोलन क्यों उभरा भारत में, सामाजिक आंदोलन क्यों उभरा, इसके कारण क्या थे। मुगल सत्ता का पतन हो गया, ये कारण था एक। अंग्रेजी राज की स्थापना हो जाना, ईसाइयत को समर्थन मिल जाना, ये काफ़ी बड़े कारण थे। हिंदू मुस्लिम अंधविश्वास, बुराई, कुप्रथा, ये काफ़ी बड़े बड़े कारण थे जिस वजह से धार्मिक और सामाजिक आंदोलन स्टार्ट हो रहे थे। सामाजिक कारण कौन से थे, शिशुवध यानी कन्या का वध कर दिया जाता था। नरबली प्रथा यानी कि पर्सन यानी औरत आदमियों की नरबली दी जाती थी। दास प्रथा की यानी एक दूसरे को अपने प्रति काम करने के लिए दास बना के रखा जाता था। विधवाओं की स्थिति क्या थी, बंगाल में बहुपत्नी प्रथा थी, यानी कि क्या होता था, विधवाओं की स्थिति ऐसी थी कि अगर वो विधवा हो जाती थी तो वहाँ के लोग ऐसे थे कि एक एक आदमी 50-50 लड़कियों से शादी कर सकता था विधवाओं से। तो वहाँ पे बंगाल में क्या था, बहुपत्नी प्रथा थी। वो लोग 50-50 60-60 लोगों से शादी कर लेते थे और संतानें जब उनकी होती तो उन्हें छोड़ देते थे। तो इन ये कारण क्या थे, सामाजिक कारण थे। विधवाओं की बहुत ही दयनीय स्थिति थी उस समय पे। इसके बाद था पर्दा प्रथा यानी मुंह ढकने का प्रथा। बाल विवाह यानी छोटे पे ही 10-12 साल की उम्र पे ही उनका विवाह कर देने की प्रथा। स्त्री की दशा बहुत उस समय पे खराब थी। ये क्या थे, सामाजिक कारण थे जो इनको सुधारने के लिए जिनने कदम उठाए वो लोग आगे आने लगे धीरे धीरे करके। तो राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले कदम उठाए। इसके बाद देखें धार्मिक कारण थे क्या थे, यानी रिलीजियस फैक्टर क्या थे। एक आडंबर यानी कि ये मानो ये नहीं मानो, ये आडंबर के रूप में उन पर थोपा जाता था। अंधविश्वास उनके ऊपर लगा दिया जाता था कि है झाड़ू ऐसे रखो, चप्पल ऐसी डालो, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, अगर नीम को पूजो, इसको पूजो, उसको पूजो। तो इनके ऊपर क्या अंधविश्वास लगा दिया गया था। पुरोहितवाद, मौलवीवाद, पोपवाद इनके ऊपर छोप दिया गया था। कर्मकांड, आर्थिक कारण क्या थे, कुरीतियाँ पैदा होने के कारण क्या थे, आर्थिक कारण थे। कुरीतियाँ जब पैदा होती हैं, जब आप सभी जानते हैं विश्वास आदमी भगवान पे क्यों करने लगता है, जब उसके पास कोई धन ना हो यानी उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो कहता है कि भगवान कैसे भी मदद कर देगा, या हम ये पूजा रगा करेंगे, या ये हम धर्म की पूजा करेंगे, या इसके चरणों में जाएंगे। तो वो क्या कारण है, वो यही तो कारण है कि उसके पास धन नहीं है, इसी वजह से वो भाग रहा है। जब किसी व्यक्ति के पास धन आ जाता है तो फिर वो आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ये चीज़ें नहीं करता है। तो धार्मिक कारणों में देखेंगे तो कर्मकांड, आर्थिक कारण, ये कुरीतियाँ पैदा होने का कारण था। आर्थिक कारण ही था क्या, कुरीतियाँ पैदा होने लगी थी लोगों के बीच। आइए इससे आगे क्लास देखते हैं। आंदोलन का स्वरूप, जब ये आर्थिक कारण होने के कारण क्या होता है, लोगों में अंधविश्वास पैदा होता है, तो इसको खत्म करने के लिए क्या है, आंदोलन
स्टार्ट होते हैं तो आंदोलन का स्वरूप क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे आगे देखते हैं। तो आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, भारतीय संस्कृति से प्रेरित होगा आंदोलन का स्वरूप। जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होगा वो ये एरिया था, जो भारतीय संस्कृति से प्रेरित होगा वो एरिया था। भारतीय संस्कृति में क्या क्या था, यथास्थितिवादी लोग थे। यथास्थिति में रूढ़िवादी था नंबर 1, और नंबर 2 था पुनर्स्थापना करना, यानी कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हटा करके नई चीज़ों को स्थापित करना। नंबर 2 रूढ़िवादी लोग थे। यथास्थितिवादी में वो क्या चाहते थे, कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है, ये सुधार ऐसे ही रहने दो, ये सही है। पर जो पुनर्स्थापना के एरिया में लोग थे वो चाहते थे प्राचीन संस्कृति की ओर हमें चलना चाहिए, ये चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए, ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। अब पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होकर 2 क्षेत्र बने, एक प्रगतिशील बना। प्रगतिशील के अंतर्गत आया प्राचीन संस्कृति और आधुनिक पाश्चात्य, यानी फ्यूचर में हमें क्या करना है और प्राचीन संस्कृति की ओर हमें चलना चाहिए। दूसरी तरफ अतिवादी लोग थे, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे अब पूर्ण रूपेण परिवर्तन होना चाहिए, इन चीज़ों को ख़त्म करके हमें नए रूप से ही अपनी प्रथाओं को लागू करना पड़ेगा, ये सभी की सभी प्रथाएं खत्म होनी चाहिए। ये 12 भाषाओं के जानकार थे। कौन, जो लोग थे जो विरोधी थे और जो समर्थक थे, ये क्या थे, 12 भाषाओं के जानकार थे। समर्थक में देखेंगे तो एकेश्वरवाद, स्त्री सशक्तिकरण, विधवा विवाह, अंत जातीय विवाह, अंग्रेजी शिक्षा, ये इसके कौन कौन, ये लोग कौन थे, समर्थक थे ये लोग। और विरोधी, इनके विरोध में कौन कौन था, यानी किन चीज़ों के विरोध में कौन कौन लोग था, सती प्रथा के लोग विरोध में थे, बाल विवाह के विरोध में थे, बहु विवाह यानी कि एक आदमी 20 शादियाँ कर सकता था, 50 शादियाँ कर सकता था, इसके विरोध में थे लोग। पर्दा प्रथा के विरोध में लोग थे, जात प्रथा के विरोध में थे, छुआछूत के विरोध में थे, लोग एक दूसरे को अपने पास बैठने नहीं देते थे, अरे ये इस जात का है, ये उस जात का है। मूर्ति पूजा के लोग विरोध में थे, क्योंकि कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण लोग मूर्ति पूजा करते थे, यानी जो उनको खाने का पास उनके पास धन नहीं हुआ करता था, वो मूर्ति पूजा में वो धन खर्च कर देते थे, लोग मूर्ति पूजा के भी विरोध में थे। पुरोहितवाद के विरोध में थे, वो कर्मकांड के विरोध में थे, यानी कि कर्मकांड का मतलब यहाँ पे आप समझ लें कि कर्मों से ही सब कुछ हो सकता है, यानी गलत काम करोगे तो आप गलत रास्ते पे जाओगे तो आपको गलत रिजल्ट उसका मिलेगा। तो कर्मकांड के भी लोग विरोध में थे कि अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हो तो उस सही रास्ते को अपनाओ। तो इनके भी इस शब्द को आप समझ गए होंगे, कर्मकांड, इसके भी विरोध में लोग थे। 1809 में 9 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य किया गया। 1809 में एक पुस्तक लिखी इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने, फारसी भाषा में क्या लिखी, तुफ़ात उल मुहाहिदीन, एकेश्वरवाद के लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया गया, दार्शनिक विचारकों की सभा ये रखी गई। इसमें क्या किया, दार्शनिक लोग थे उनके विचारों को रखा गया, आत्मीय सभा का 1815 में गठन कर दिया गया। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की गई। 2 सहयोगी थे, ये कौन कौन थे, राधाकांत देव थे और डेविड हेयर, इन दोनों के लोगों की मदद से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। 1820 में परसेप्ट ऑफ जस्टिस लिखी गई। क्या लिखा गया, परसेप्ट ऑफ जस्टिस पुस्तक लिखी गई। ये त्रियात्मक ईश्वरवाद के विरुद्ध थी ये पुस्तक। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियम की स्थापना हुई। किसकी, कलकत्ता यूनिटेरियम की स्थापना हुई। 1821 में संवाद कौमुदी यानी बंगाली भाषा में साप्ताहिक शुरू की गई, ये संवाद कौमुदी पत्रिका। 1822 में मिरातुल अखबार शुरू किया गया, ये फारसी भाषा में था, ये साप्ताहिक आता था। 1823 में लाइसेंसी एक्ट के तहत जब्त पहला अखबार, इसे क्या किया गया, जो अखबार मिरातुल अखबार आया, इसे क्या किया गया, 1823 में लाइसेंसी एक्ट था, उसके अंतर्गत क्या किया गया, इसे जब्त कर लिया गया इस अखबार को। अब आगे देखेंगे, उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद हुआ इसी समय पे। किसके समय पे ये सभी काम हो रहे हैं, आप सभी देख रहे, ये लैंसडाउन शासन में आया उसके समय पे ये सभी काम हो रहे हैं, यानी 1888 से 1894 के बीच में ये सभी काम हो रहे हैं। उस समय राजा राम मोहन राय अपनी बदलाव की नीति ला चुके हैं, उन्होंने सोच लिया है कि समाज में हम परिवर्तन ला करके ही रहेंगे। तो राजा राम मोहन राय धीरे धीरे करके आंदोलनों में को बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे करके लोगों को भी जागरूकता फैला रहे हैं। तो वहीं पे ये अभी क्लास चल रही है, आप सभी समझ रहे हैं। तो उपनिषदों का क्या हुआ, बंगाली भाषा में इसी समय अनुवाद हुआ। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। वेदांत कॉलेज कहाँ हुई, कोलकाता में। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई।
ब्रह्म समाज की कहाँ पे? कलकत्ता में। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? धार्मिक कुरीतियाँ रोकने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। राजा की उपाधि किसे मिली? अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी। किसे दी थी? राजा राम मोहन राय को। पेंशन के मामले में देखेंगे तो राजा की उपाधि मिलती थी। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में बेंटिंग के प्रयासों, विलियम बेंटिंग था, उसके प्रयासों से क्या हुआ? 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। 1833 में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। समाधि कहाँ पे है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय की 1833 में मृत्यु हुई। इनकी समाधि कहाँ पे है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में है। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? ब्रह्म समाज, यानी कि अब ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का काम किसे दे दिया गया? देवेंद्रनाथ ठाकुर को दे दिया गया कि अब आप देवेंद्रनाथ ठाकुर जी को ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाना है। तो अन्य लोग कौन कौन थे इनके सपोर्ट में? ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, यानी 1857 में सदस्य बने थे ये, अरविंद कुमार दत्त, ये तीनों लोग ये अब ब्रह्म समाज को आगे लेकर के चलेंगे। तो देवेंद्रनाथ ठाकुर के बारे में देखेंगे। तत्वरंजनी सभा के ये संस्थापक थे। 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की इन्होंने। पत्रिका इनकी कौन कौन सी थी? तत्वबोधिनी पत्रिका थी इनकी। ब्रह्म समाज की ये प्रमुख पत्रिका थी। इन्होंने ब्रह्म अनुबंध लिखा। ब्रह्मोपासना की शुरुआत की थी इन्होंने। 1859 में इन्होंने केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त किया था। इन्होंने क्या किया? 1859 में केशव चंद्र सेन को इन्होंने क्या किया? आचार्य नियुक्त किया। अब केशव चंद्र सेन के बारे में देखेंगे तो 1866 में इंडियन मिरर अखबार, दैनिक या अंग्रेजी अखबार निकलता था, प्रथम अखबार था ये। 1866 में केसी सेन ने प्रकाशित किया। केसी सेन का झुकाव देखेंगे तो ईसाई धर्म की तरफ इनका झुकाव था। ब्रह्म समाज में ईसाई प्रवेश चाहते थे ये। क्या केसी सेन चाहते थे कि ब्रह्म समाज में क्या हो? ईसाई प्रवेश हो जाए। डीएन ठाकुर यानी देवेंद्रनाथ ठाकुर की वापसी हो। 1865 में केसी सेन को ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया। तो क्या किया? केशव चंद्र को इनके झुकाव थे, यानी कि चाहते समाज में ईसाई प्रभाव बढ़े और डीएन ठाकुर को वापस लाना चाहते थे। तो इसी वजह से इन्हें क्या किया गया? ब्रह्म समाज से निष्कासित कर दिया गया। केसी सेन वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम ब्रह्म समाज 1865। 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने क्या किया? आदि ब्रह्म समाज यानी डीएनटी की स्थापना इन्होंने कर दी 1876 में। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केसी सेन ने की। तो अब क्या होता है? ब्रह्म समाज दो पार्टों में यहाँ से टूट जाता है। एक टूट जाता है 1866 में, इन्होंने जब स्थापना की किन्होंने? केसी सेन ने। तो उसका नाम पड़ता है आदि ब्रह्म समाज यानी कि डीएनटी। और जो ब्रह्म समाज की जो स्थापना केसी सेन, जो ब्रह्म समाज की स्थापना डीएन ठाकुर द्वारा होती है, वो ये डीएनटी आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? केसी सेन ने की। तो अब दो हिस्सों में टूट जाता है। क्या? ब्रह्म समाज दो हिस्सों में टूट जाता है। अब आगे की क्लास हम आपके लिए कल लेकर आएंगे। आपने देखा आज की क्लास में हमने समाज सुधारक यानी राजा राम मोहन द्वारा कि किस तरीके से कदम उठा दिया गया है कि भारत में जो कुप्रथाएं फैली हुई हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाए। इन कुप्रथाओं का अंत करने के लिए उन्होंने कदम उठा दिया है और लैंसडाउन के शासन में ये काम हो रहे हैं। 1888 से 1894 तक जो लैंसडाउन का शासक था उसके समय पे सामाजिक कारणों को धार्मिक कारणों में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उनको ख़त्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उसके अंतर्गत देवेंद्रनाथ ठाकुर और केसी सेन के द्वारा दो पार्टों में टूट जाता है ब्रह्म समाज। एक टूट जाता है भारतीय ब्रह्म समाज, दूसरा है आदि ब्रह्म समाज। तो इससे आगे क्लास हम आपके लिए कल लेकर के आएंगे। हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ऐसे ही हम आपके लिए डेली क्लास लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।